जय श्री राम। 4 जून 2024 आज इलेक्शन रिजल्ट्स का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार वाले नारे की आज जो है टेस्ट होना था और रिज़ल्ट्स ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि अब क्लियर हो ही चुके हैं। समझ में आ चुका है कि कितनी सीटें किसको आ रही हैं, कौन कौन सी सीटें जीती जा रही हैं, कौन कौन सी हारी जा रही हैं। ज़्यादातर रुझान ही हैं अब तक, लेकिन इस टाइम तक जितने भी रुझान आते हैं अब वो मान के चलिए वही फाइनल रिज़ल्ट में ज़्यादातर कन्वर्ट होंगे। कोई पूरे नंबर जो बड़ा नंबर है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है। हाँ, कुछ सीटें जो ऐसा लगता है कि कोई बीजेपी जीत रहा है या कोई एसपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है, वो कुछ सीटों में इधर उधर हो सकता है। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आने वाला, मोटा मोटा अब यही रहने वाला है। तो जी आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ पूरा एनालाइज़ करूँगा, समझने की कोशिश करेंगे कि रिज़ल्ट क्या कह रहा है और कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो जी आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी आपसे बात कर लेते हैं जी, जो पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जनरल इलेक्शन है उसके अंदर 543 सीट्स हैं, यानी कि 272 का आंकड़ा जो है वो छूना है। और ज़्यादातर जो एग्ज़िट पोल्स थे वो मोदी जी को 360-70 के आसपास दे रहे थे। हमारा जो आकलन था वो यही था कि 390 के आसपास रहेंगी और बीजेपी 400 पार कर सकती है अगर कुछ स्टेट्स में जो है बीजेपी अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन सारे एग्ज़िट पोल गलत साबित हुए, हमारा आकलन भी गलत साबित हुआ, बीजेपी के खुद के आकलन गलत साबित हुए। इससे ये पता चलता है कि ये जो पूरी चुनावी जो प्रक्रिया है ये कितनी, इसे कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। और शायद डेमोक्रेसी की यही एक नेगेटिविटी है कि इसमें स्टेबिलिटी होती ही नहीं है। शायद जो कई लोग बताते हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक क्रिश्चियन आइडिया है और वहीं से निकला है, और शायद ये पूरी तरह मतलब जिसे कहते हैं प्रूफ नहीं है। ये किसी भी चीज़ के लिए जिसे कहते हैं ना गलतियां से ये इसको दूर नहीं रखा जा सकता, ये कोई फुल प्रूफ आइडिया नहीं है। बट जो भी है अभी फ़िलहाल तो हम डेमोक्रेसी के अंदर ही हैं और डेमोक्रेसी के अंदर स्टेबिलिटी ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर तो नहीं ही होती। अब जो रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं अब तक, जो मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख सकता हूँ, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे आगे लीड कर रही है। एग्जैक्टली बताऊँ तो 239 सीट्स हैं, कांग्रेस 98 सीट्स पे है और समाजवादी पार्टी 35 सीट्स पे, तृणमूल कांग्रेस 28 सीटों पे, डीएमके 21 सीटों पे, टीडीपी 16 सीटों पे, जेडीयू 14 सीटों पे, शिवसेना 10 सीटों पे, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, और एनसीपी 7 सीटों पे। शिवसेना जो दूसरी वाली जो नई वाली शुरू हो गई है वो है जी 6 सीटों पे आगे। रामविलास वाली पार्टी चिराग पासवान वाली 5 सीटों पे। युवा श्रमिका रेयूथू कांग्रेस पार्टी यानी कि YSRCP 4 सीटों पे आगे। RJD 4 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4 सीटें, मुस्लिम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 3 सीटों पे, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सीटों पे। बाकी जो है ये छोटी मोटी जो पार्टियां हैं ये सब भी हैं। इसमें से JDS जो सेकुलर JDS पार्टी जो है, ये साउथ की जो देवेगौड़ा वाली पार्टी है, वो 2 सीटों पे आगे है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पास, CPI के पास भी 2 सीटें हैं, RLD के पास 2 सीटें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2 सीटें दिखा रहे हैं जिसमें आगे चल रहे हैं ये सब। तो मोटा मोटा यही है। बीजू जनता दल BJD 1 सीट। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का इलेक्शन जो है वो भी हुआ, उड़ीसा का भी इलेक्शन हुआ और सिक्किम का भी इलेक्शन हुआ। सिक्किम में जो एक नई पार्टी जो है, मतलब जो पार्टी पावर में नहीं थी वो जीती है और जो रूलिंग पार्टी थी वो बाहर हो गई है। SKD शायद नाम है उस पार्टी का, वो जीत गई है। अरुणाचल के अंदर बीजेपी ने सरकार बना ली और उड़ीसा के अंदर भी बीजेपी ने सरकार बना ली, यानी कि नवीन पटनायक जी की हार तय है उड़ीसा के अंदर। उनकी देखिए काफ़ी उम्र हो गई थी, वैसे तो वो नहीं हारते थे, बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर माने जाते रहे हैं और सबसे शायद लंबे सर्विंग चीफ मिनिस्टर में उनका नाम भी शायद शुमार है। लेकिन इस बार शायद उनकी एज हो रही है और लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब शायद कोई और
उनके नाम पे चुनाव लड़के चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, इसलिए उन्होंने बीजेपी को सत्ता संभाल दी। और बीजेपी से इनके अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो मुझे लगता है मोदी जी पे उनको कॉन्फिडेंस है उड़ीसा की जनता को, और उन्होंने दिखा दिया और अच्छा बहुमत दे करके जिता दिया। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि अरुणाचल और उड़ीसा के अंदर बीजेपी आ चुकी है पावर के अंदर, यानी कि जो इनके अपने खुद के स्टेट इलेक्शंस हैं। अब आ जाती हैं जी वापसी जनरल इलेक्शंस में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे जो लड़ा जा रहा है, जो प्रधानमंत्री चूज़ करने के लिए जो इलेक्शन लड़ा जा रहा था। बड़ी खबर ये है कि बीजेपी को जीता हुआ अभी दिखाया जा रहा है। बीजेपी 240 सीटों पे आगे चल रही है, जो कि 272 का जो नंबर है उससे पीछे है, उससे कम है। और अपने आप तो सरकार बीजेपी अब नहीं बना पाएगी, कोalition की सरकार ही चलेगी भारत के अंदर। टीडीपी और नीतीश कुमार से तो ऑलरेडी सुनने में आ रहा है कि अमित शाह जी की बातचीत भी हो चुकी है। तो जी बड़ी खबर जो है वो यही है कि बीजेपी को इस इलेक्शन के अंदर जीतने के बावजूद झटका लग चुका है। और ये झटका कहाँ कहाँ लगा है, कैसे लगा है, क्यों लगा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जितने भी अभी हमारे पास नंबर्स आए हैं उसके ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि बीजेपी जो है इस टाइम सदमे में है जीतने के बावजूद, क्योंकि प्रचंड बहुमत जो ये 400 पार की बात चल रही थी वो तो पीछे रह गया। ये खुद बीजेपी जो है 272 का आंकड़ा यानी कि मेजॉरिटी नहीं ले पाई है, और ये हमारे लिए यानी कि देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस इकॉनमी को जो आगे ले जा रहे थे और जो उनका सपना था, अब उसमें ब्रेक ना लग जाए, क्योंकि कोalition की सरकारें तो फिर ऐसे ही चलती हैं। अब मोदी साहब का जो डबल इंजन वाला जो काम था वो तो अब नहीं चल सकता। अब इस देश ने जो उनको मैंडेट दिया है ये उसके हिसाब से ही है। इसके ऊपर कई चर्चाएं आगे भी होंगी, बहुत सारे रीज़न्स आएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो रीज़न क्लियर कट समझ में आ रहे हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जो आंकड़े जो सामने आए हैं, जो वोट शेयर जो दिख रहा है, बीजेपी को 38% वोट शेयर अब तक मिला है, उसका है 38%। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उसके बाद अगर किसी का वोट शेयर अगर आप देखें तो वो जो दिख रहा है जी बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 38% पे रहा है। अब इसकी अगर थोड़ा आप इसको एनालिसिस करने की कोशिश करें कि वोट शेयर तो बीजेपी का ठीक है, लेकिन सीटें जो हैं वो इस बार ट्रांसलेट नहीं हुई हैं। अब बीजेपी वाले टीवी पे आकर के जो है इस बात को कह रहे हैं कि अभी पूरा नंबर आने दीजिए, सारे नंबर्स आने दीजिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें झटका लग चुका है। वो जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो उत्तर प्रदेश में लगा है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पे योगी जी कह रहे थे 80 में से 80 सीटें आ जाएंगी, वहाँ पे बीजेपी सिर्फ 32 सीटों पे लीड कर रही है। उत्तर प्रदेश ने जो है ये मोदी जी को और योगी बाबा को झटका दे दिया है। अब जी सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ही थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा स्टेट है, सब कुछ यहीं पर डिपेंड करता है। पिछली बार बीजेपी को बहुत सीटें आई थी, इस बार अभी जो बीजेपी का आंकड़ा दिखा रहा है इलेक्शन वेबसाइट पे वो 35 सीटों का दिखा रहा है कि बीजेपी 35 सीटों पे आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी 34 सीटों पे लीड कर रही है। तो देखिए बीजेपी को नुकसान तो हो गया है यहाँ। कहाँ बीजेपी 62-65 की बातें पिछले इलेक्शन में थी और इस बार 35 पे आ गई है। ये 80 की बात सोच रहे थे और ये कहाँ आ गए हैं। अपने मतलब एक्सपेक्टेड नंबर से ये जो हैं कम से कम 25-30-35 सीटें नीचे चल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस मैं कहूँगा। अब ये क्यों हुआ है इसके ऊपर पूरा विश्लेषण करने की ज़रूरत है। अभी पूरे नंबर्स आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन मोटा मोटा तो ये समझ में आ रहा है कि जो एक तरफ़ा जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग का जो वोट होता है वो तो एक तरफ़ा पड़ा ही है, वो तो हमेशा पड़ता है, लेकिन आपका जो वोट बैंक है वो इस बार बट गया, यानी कि हिंदू वोट इस बार बट गया। अब ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? नरेंद्र मोदी साहब ने तो जितना डेवलपमेंट का काम किया, जितनी स्कीम्स चलाई, उनका तो बहुत फ़ायदा हुआ उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश ने तो जिसे कहते हैं भर भर के वोट दिया था योगी बाबा को। और उत्तर प्रदेश के लोगों से अगर बात की जाए तो वो तो ये कहते हैं कि योगी बाबा और मोदी के अलावा यहाँ पे कोई भनक भी नहीं सकता। लेकिन बड़ी बड़ी सीटों पे बीजेपी के बड़े बड़े नेता पिछड़े हुए हैं। सेंटर के नेता वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे, वो सारे हार रहे हैं। 6 के 6 नेता हार रहे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही है। अब जी थोड़ा सा ज़रा इसको एनालाइज करने की अगर कोशिश करें
कि ये ऐसा क्यों हुआ। अब खबरें तो कई निकल के आ रही है कि जी योगी बाबा की बात नहीं मानी गई, 35 लोगों की सीटें योगी बाबा ने जो कहा था उससे हटाकर किसी और को दिया गया। अब इन सब बातों के बारे में तो हम अभी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि ये सोर्स बेस्ड खबरें हैं, इनके बारे में बाद में बात की जाएगी। लेकिन जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं वो यही है कि कहीं ना कहीं ये जो मोदी साहब की जो स्कीम्स हैं उसका, और सबसे बड़ा जो काम मोदी साहब ने किया उत्तर प्रदेश के लिए, यानी कि राम मंदिर को बनवाया, वो फैक्टर, उसके बावजूद डेवलपमेंट के काम करना, राम मंदिर का काम, राम मंदिर को मैं सबसे ऊपर रखूँगा नंबर 1 पे, उसके बाद डेवलपमेंट के काम, उसके बाद गुंडाई कम करना। गुंडाई कम हुई है, ठीक है जी, काम इतने करे, गुंडाई को कम किया, राम मंदिर बनाया, उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस आया है। ये क्या मैसेज दे रहा है? ये बीजेपी के लिए और मोदी साहब के वोटर्स के लिए एक बहुत बहुत, जिसे कहते हैं, एक बड़ा झटका है। राम मंदिर के बनने के बाद पूरा देश जो है वो राममय हुआ है, अभी तक हुआ हुआ है। सबके मन के अंदर भावनाएं हैं, बहुत अच्छी भावनाएं हैं मोदी साहब को लेकर के, और यूपी के अंदर ही बीजेपी जो है वो पिछड़ गई है। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? हर कोई इसी पे कंफ्यूज्ड है। बीजेपी खुद टीवी पे आकर के उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अब इसका ठीकरा किस पे फोड़ा जाएगा, क्या होगा, ये सब बात की बातें हैं। इसकी एनालिसिस पूरी आएगी 1-2 दिनों में, हम आपको बताएंगे इसी चैनल पे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो ये बात बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि शायद जो कांग्रेस ने जो दलित वोट है उसको तोड़ लिया। एक बात आप समझ लीजिए कि जो बहन जी की जो पार्टी है बीएसपी, वो ख़त्म हो गई इस इलेक्शन में, इसलिए वो जो पूरा दलित वोट था वो शिफ्ट हुआ है। अब वो मोदी जी को ना मिल करके, जो कि हम मोदी जी को पिछली बार मिला था, इस बार इसका मतलब वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास चला गया है। यानी कि मीम भीम वाला षड्यंत्र काम कर गया। मुसलमान वोट तो वहीं जाना था, लेकिन ये भीम का जो वोट था वो उधर कैसे चला गया। शायद जो इन्होंने इलेक्शन के दौरान जो इन्होंने एक फ़र्जी खबर चलाई थी कि जी मोदी साहब 400 इसलिए मांग रहे ताकि वो आरक्षण ख़त्म कर दें दलितों का, शायद वो काम कर गया और शायद दलितों ने डर के मारे मोदी के खिलाफ वोट दे दिया है। यही षड्यंत्र समझ में आ रहा है जो कि काम कर गया। लेकिन ये चौकन्ना करने वाली खबर है। चौकन्ना इसलिए कर रही है कि इन सब बातों को पीछे छोड़ के अकेले राम मंदिर के ऊपर वोट देना चाहिए था, हर जात को, हर दलित को, हर ब्राह्मण को, हर क्षत्रिय को, हर शूद्र को। लेकिन क्या ये काम नहीं करा? क्या हिंदू इनसे ऊपर नहीं उठ पाया? अगर ऐसा है तब तो जी ये जो प्रॉब्लम है ये पॉलिटिकल नहीं, ये बहुत डीप रिलीजियस प्रॉब्लम है हमारी। ये हमारे अब स्पिरिचुअल लेवल पे चली गई है। इससे पता चल रहा है कि हम लोग अधर्मी हो चुके हैं। अब ये मत सोचिएगा कि बीजेपी को वोट नहीं दिया तो मैं आपको अधर्मी कह रहा हूँ या मैं देश को अधर्मी कह रहा हूँ। लेकिन जो इंडिकेशन मिल रहा है, देखिए धर्म और अधर्म की साइड पे कौन खड़ा होता है ये हर किसी को क्लियरली पता होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे खड़े हैं, ठीक है जी। चूज़ करना होता है आपको कि कौन धर्म की साइड पे खड़ा हुआ दिख रहा है और कौन अधर्म की साइड पे खड़ा हुआ दिख रहा है। और इस इलेक्शन के अंदर बड़ा क्लियर था कि कौन किस तरफ खड़ा दिख रहा है, और उस तरफ के खड़े हुए पार्टी को वोट उस हिसाब से नहीं मिले जिस हिसाब से मिलने चाहिए थे। इससे यही क्लियर संदेश जा रहा है कि इस देश के अंदर अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है, एक धार्मिक उत्थान की ज़रूरत है। हम अधार्मिक होते जा रहे हैं। ये बहुत डेंजरस साइंस है। बीजेपी हारती है जीतती है वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन मेरे लिए ये बड़ा सवाल है कि हम स्पिरिचुअली कहाँ जा रहे हैं। क्या हम मटीरियली इतने आगे बढ़ गए हैं? क्या हमारी आँखें फूट गई हैं कि हम अपने आप को, मतलब अपनी भक्ति में हम इतने पीछे चले गए हैं और सिर्फ अपने आप को एक, जिसे कहते हैं, एक भोगी के रूप में ही देख रहे हैं? क्या हम भोग विलास के अंदर अपने स्पिरिचुअलिटी का, अपने बच्चों का, उनकी स्पिरिचुअलिटी का, क्या हम इन सब का हित छोड़ करके सिर्फ अपने भोग में लग गए हैं? ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं की जो सोच है वो हमेशा पूरी दुनिया से अलग रही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि हम एक धार्मिक भूमि पर रहते हैं, हम धार्मिक लोग हैं। हमारे लिए भगवत ज्ञान बड़ा है, ना कि भौतिक ज्ञान। हम ये मानते हैं कि भगवत ज्ञान जब आता है तो अपने आप भौतिक ज्ञान भी आ जाता है। अगर आप भगवत रूप से अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो भौतिकता भी आपकी सही रहेगी, आप बैलेंस में रहेंगे। लेकिन शायद हम ज़्यादा
भौतिकतावादी हो चुके हैं, क्या हम ज़्यादा भोग के पीछे भाग रहे हैं, ये बात मुझे अब क्लियर लग रही है। तो सिर्फ हमें पॉलिटिकली नहीं, अब हमें मुझे लगता है डीपर लेवल पे काम करना पड़ेगा, अब हमें स्पिरिचुअल लेवल पे काम करना पड़ेगा, अब हमें एक धार्मिक उत्थान चाहिए। राम मंदिर बनने के बाद हमारा धार्मिक उत्थान होना चाहिए, ये एक संकेत है। और अगर हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। तो मोदी साहब भी इस पर ध्यान दें, पूरा देश इसके ऊपर ध्यान दे, देश का हिंदू ध्यान दे कि हम धार्मिक रूप से जागें। पहली चीज़, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट था। तो जी ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो झटका लगा है, इसके लिए अब क्या, जैसे मैंने कहा रीज़न्स रहेंगे, वो तो बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो जी ये एक बहुत बड़ा झटका है। अब बड़ी बड़ी सीटों की बात कर लेते हैं। अमेठी के अंदर किशोरी लाल जो हैं, किशोरी लाल शर्मा, वो स्मृति ईरानी से 1,18,471 वोट से आगे चल रहे हैं। बुरा हाल है यहाँ स्मृति ईरानी का डब्बा गोल। जो खबरें आ रही थी कि शायद स्मृति ईरानी से लोग खुश नहीं हैं, शायद उनके अंदर अब सच्चाई दिखने लगी है, बहुत साफ दिखने लगी है। इसके अलावा बात की जाए कोई और जो दूसरी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, इलाहाबाद चलते हैं। इलाहाबाद के अंदर उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस के, वो आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नीरज त्रिपाठी पीछे चल रहे हैं। 40,000 वोटों के आसपास की लीड है कांग्रेस के पास। अब जी और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आजमगढ़ में देख लेते हैं जी। आजमगढ़ के अंदर धर्मेंद्र यादव जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो आगे चल रहे हैं। और निरहुआ जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो 1,04,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा झटका है जी। निरहुआ का बहुत नाम था, लेकिन रिज़ल्ट बिल्कुल उल्टा आया है। इसके अलावा बात की जाए जी तो और जो बड़ी सीटें हैं उस पे अगर देखा जाए, फैज़ाबाद। अब देखिए जी, फैज़ाबाद वही है जहाँ पे अयोध्या है। 25,000 वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अवधेश प्रसाद आगे चल रहा है, और लल्लू सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो पीछे चल रहे हैं। अयोध्या के अंदर जहाँ पे समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव के पिताजी ने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पे, उसकी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। इससे बड़ा झटका पूरे इलेक्शन में कहीं नहीं है। ये है सबसे बड़ा झटका मेरे लिए, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं आया, वो मेरे लिए इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। ये है सबसे बड़ा कंसर्न कि अयोध्या की धरती पे अयोध्या वासियों ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले पार्टी के लोगों को जिताया, और जिन्होंने राम मंदिर बनाया उनका प्रत्याशी हार रहा है। बहुत शर्म की बात है जी, बहुत शर्म की बात है। उसके आगे चलते हैं जी। गाज़ियाबाद सीट पे बहुत चर्चे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग वहाँ आगे चल रहे हैं। यहाँ से जो आपके वीके सिंह थे, उनकी सीट कटी थी, लेकिन बीजेपी इसमें अच्छा चल रहा है, आगे चल रही है। इसके अलावा जी अगर बात की जाए तो गोरखपुर से जी भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र शुक्ला जो हैं, रवि किशन, वो आगे चल रहे हैं, ठीक है जी। और ये 75,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो यहाँ भी ठीक ठाक चल रहा है मामला। इसके बाद जी अगर बात की जाए तो लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह जी 58,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मार्जिन कम है, लेकिन ठीक है, आगे चल रहे हैं कम से कम। उसके अलावा जी मैनपुरी सीट से जो है डिम्पल यादव 2,18,000 वोटों से आगे चल रही है। डिम्पल यादव, जिनके हारने की बातें चल रही थी, आगे चल रही हैं जी। इसके अलावा वाराणसी में देख लेते हैं जी। वाराणसी के अंदर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के जो हैं 1,50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहाँ पे अजय राय जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी से चल रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ तो आराम से जीतते हुए नज़र आ ही रहे हैं वाराणसी के अंदर। तो जी ये मैंने आपको बड़ी बड़ी सीटें जो हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। रायबरेली एक रह गई थी। रायबरेली से राहुल गांधी 3,80,000 सीट वोटों से आगे चल रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह पीछे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो जी ये है जी उत्तर प्रदेश का हाल। उत्तर प्रदेश ने सबसे बड़ा झटका दिया है, लेकिन और भी झटके लगे हैं।
और झटके लगे हैं जी महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वहाँ पे आपको पता टूट फाड़ हुई है, पार्टियाँ कई सारी टूट के नई सारी पार्टियाँ बना करके उनको बीजेपी के साथ कोalition के अंदर सरकार चलाई जा रही है। और वहाँ पे बीजेपी 11 सीटों पे आ गया है, कांग्रेस 12 सीटों पे आ गया है, और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप 10 सीटों पे आगे है, एनसीपी शरद पवार 7 सीटों पे आगे है, और बाकी सीटें जो चली रही हैं, एनसीपी जो छूट गई हैं और उस उनका जो चली रहा है। तो जी यहाँ झटका लग गया है महाराष्ट्र के अंदर। इनको उम्मीद नहीं थे बीजेपी वालों को, ये उन्होंने टीवी पे आकर के मान लिया है। और ये सब जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि अमरावती की सीट पे नवनीत राणा वो 20,000 वोटों से पीछे चल रही हैं कांग्रेस से। ये जो बड़ी बड़ी सीटें मैं आपसे उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जी भिवांडी सीट से कांग्रेस के बलिया मामा वो आगे चल रहे हैं। कपिल मुरेश्वर पाटिल जो है बीजेपी के, वो 60,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जी आगे बढ़ते हैं तो कल्याण सीट से भी देख लेते हैं। शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, यानी कि एकनाथ शिंदे के बेटे, वो इस टाइम पे लीड कर रहे हैं, 2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। ठीक है जी। अब और आगे बढ़े, मुंबई नॉर्थ में देख लेते हैं जी। इसकी बड़ी चर्चा होती है। पीयूष गोयल जो हैं वो 2.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मुंबई नॉर्थ ईस्ट में देख लेते हैं। संजय दीना पाटिल, ये उद्धव ठाकरे ग्रुप के हैं, ये 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और मुंबई साउथ मुंबई की बड़ी बातें होती हैं, बड़े जोक्स बनते हैं। उद्धव ठाकरे के अरविंद गणपत सावंत ये आगे चल रहे हैं। बीजेपी यहाँ पे दिख ही नहीं रही है, क्योंकि शायद यहाँ से खड़ी नहीं हुई थी इस सीट से, बट ये हालत है। जो दूसरी वाली शिवसेना है उनकी जो है 36,000 वोटों से प्रत्याशी पीछे चल रही है। तो ये हाल है जी इस सीट पे। इस सीट के बाद अगर आगे चलें, मुंबई साउथ सेंटर भी देख लेते हैं। यहाँ से शिवसेना के अनिल यशवंत देसाई ये आगे चल रहे हैं 53,000 वोटों से, 53,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा यही बड़ी बड़ी सीटें हैं। एक पुणे की सीट आ गई। पुणे की सीट से भारतीय जनता पार्टी के मुरलीधर मोहोल वो आगे चल रहे हैं, 80,000 वोटों के आसपास उनकी लीड है। और उसके बाद अगर देखा जाए पुणे के बाद तो पालघर में आपको याद होगा, पालघर साधुओं का केस था। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के हेमंत विष्णु सवारा 1,75,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये तो है जी महाराष्ट्र का, लेकिन झटका लग चुका है। बीजेपी जो सोच रही थी वो नहीं हुआ। हो सकता है जो पार्टियाँ टूटी हैं उनके बनने के बाद पब्लिक जो है अभी पूरी तरह मन नहीं बना पाई है, शायद वो अपनी पुरानी वाली पार्टियों को ही वोट दे के आई हैं, क्योंकि काफ़ी खिचड़ी बनी हुई है वहाँ पे। लेकिन ये एक झटका तो है। बीजेपी यहाँ से बहुत सीटें एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि नहीं आई हैं, तो ये भी एक झटका बीजेपी को यहाँ से भी लगा है। अब जी इसके बाद बात कर लेते हैं जी, मैंने आपसे बात की जी पहले तो दिल्ली की बात करते हैं जी। दिल्ली के ऊपर अगर देखा जाए, नज़र मारी जाए, तो दिल्ली के अंदर बीजेपी सातों की सातों सीटें पे आगे चल रही है। ये जो सीटें हैं सारी की सारी, ये पहले भी बीजेपी के पास थी 10 साल से। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे बहुत ड्रामेबाजी करी, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी ख़राब कर ली, और बीजेपी जो है वो पिछली बार की तरह आगे चल रही है। एक सीट जो थी वो कह रहे थे चांदनी चौक की शायद फंस सकती है, उसमें आगे भी चल रहे थे जयप्रकाश अग्रवाल, लेकिन अब वो 42,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल यहाँ से आगे हैं। और एक सीट जहाँ पे क्लोज इलेक्शन चल रहा है वो है वेस्ट दिल्ली का। वेस्ट दिल्ली की सीट से जो है जो अभी दिखा रहा है कमलजीत सहरावत, 1,34,000 वोटों से आगे चल रही है। पहले थोड़ा मार्जिन कम था लेकिन आगे चल रही है। महाबल मिश्रा वो हैं वो पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा जो एक कन्हैया कुमार वाली जो सीट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सीट थी जी। उस सीट के ऊपर मनोज तिवारी 1,30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कन्हैया कुमार दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है जी। 5,11,000 वोटें अब तक कन्हैया कुमार को मिले, लेकिन वो पीछे चल रहा है, 1,30,000 वोटों से पीछे चल रहा है। तो हारने वाला है। सातों की सातों सीटों पे दिल्ली में जो है वो बड़ी जीत वो मिलने वाली है बीजेपी को। तो दिल्ली का जो इस बार रिज़ल्ट है वो वैसे का ही वैसा रहा जैसे पिछली बार रहा है 10 सालों से। उड़ीसा में बहुत फ़ायदा हो गया जी बीजेपी को, वहाँ सरकार भी बना ली है, और उड़ीसा के अंदर बीजेपी को 19 सीटें आ गई हैं जी। ये कमाल कर दिया, 21 में से 19 सीटें बीजेपी ले आई। बहुत बढ़िया प्रदर्शन, सरकार भी बना ली वहाँ पे स्टेट में। इसके बाद अगर बात की जाए
उड़ीसा के बाद तो और कौन सा आप देखना चाहेंगे इलेक्शन के अंदर? तमिलनाडु की बहुत बात हुई थी इस बार, अन्नामलाई ने काफ़ी काम किया था। तमिलनाडु के अंदर अगर आप देखें तो वोट शेयर तो बड़ा है बीजेपी का, लेकिन सीटें इतनी नहीं आई हैं। बीजेपी को इस बार कोई ख़ास फ़ायदा सीटों के माध्यम से तो नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने अपनी वहाँ पे जिसे कहते हैं एक मौजूदगी जो है वो दर्ज कराई है। फ़िलहाल के लिए डीएमके जो है वो 21 सीटों पे आगे है, कांग्रेस 9 सीटों पे आगे है। ये हाल है जी तमिलनाडु का। तमिलनाडु में भी झटका लगा है, उम्मीद थी बीजेपी को बहुत, यहाँ पे भी झटका लग गया है। उत्तराखंड में पूरी तरह बीजेपी 5 की 5 सीटों पे आगे है। उत्तराखंड में लोग जो हैं वो पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़े हुए नज़र आए, उनकी पसंद बीजेपी हुई। गुजरात जो है वो तो खैर 25 सीटों में बीजेपी आगे, 1 में कांग्रेस आगे, तो वो तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस बार गुजरात में रहा है बीजेपी का। अब जी अगर बात की जाए इसके अलावा हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर बीजेपी 5 और कांग्रेस 5 का मामला रहा है हरियाणा के अंदर। और हरियाणा की जो कुछ सीटें थी जिसके ऊपर बड़ी चर्चा थी कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बारे में भी एक बार ज़रा थोड़ा देख लेते हैं। करनाल में देख लेते हैं जी। करनाल के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी 2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। उसके अलावा हिसार में देख लेते हैं जी। जयप्रकाश रिकेश जो हैं कांग्रेस के, ये आगे चल रहे हैं। रंजीत सिंह जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा जी बात की जाए गुड़गांव की, गुड़गांव से जी भारतीय जनता पार्टी के राव इंद्रजीत सिंह ये आगे चल रहे हैं। राज बब्बर वहाँ से पीछे चल रहे हैं, 57,000 वोट, यानी कि करीब 60,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसके बाद जी रोहतक से देख लेते हैं। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा वो जो है 2,80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अरविंद कुमार शर्मा से, बीजेपी वाले जो हैं, तो कांग्रेस की ये सीट वहाँ पे जाती नज़र आ रही है हुड्डा की। फरीदाबाद से देख लें तो फरीदाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण पाल वो आगे चल रहे हैं 1,68,000 वोटों से, और महेंद्र प्रताप सिंह पीछे चल रहे हैं। तो जी ये तो हो गया आपका हरियाणा का। हरियाणा ने भी बीजेपी को समर्थन काफ़ी दिया। आंध्र प्रदेश की तरफ चलते हैं। टीडीपी 16, वाईएसआरसीपी 4, बीजेपी 3 सीटें। तो यहाँ पे भी एक तरह से देखा जाए तो टीडीपी को जो है इस बार बड़ा बहुमत मिला। टीडीपी जो है बीजेपी के साथ इस बार इलेक्शन लड़ रही है, एनडीए का पार्ट है, तो इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। अब इनको फोन जा रहे हैं, मिली जुली सरकार में टीडीपी भी बैठेगी। अब ये भी एक झटका है मोदी साहब को, लेकिन यहाँ पे ये हुआ है। कर्नाटका की बात की जाए तो बीजेपी को 17 सीटें मिली हैं, जेडीएस को 2 सीटें हैं। जेडीएस बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ रही है तो 19 सीटें हो गई, कांग्रेस को 9 सीटें। तो ये हो गया जी कर्नाटका का सीन। अब मोटा मोटा मैंने आपको जी सारा बता दिया है। एक पंजाब है, पंजाब में देख लेते हैं जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी 3, कांग्रेस और 7 सीटों पे आगे। भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट यहाँ पे नहीं है। झटका है बहुत बड़ा। पंजाब में कोई समर्थन नहीं दिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ भी झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को। तो जी इसके अलावा एक जो राजस्थान की सीट है उस पर भी बड़ी चर्चा है। वहाँ भी कह रहे थे कि बीजेपी को जितनी उम्मीदें थी उतनी सीटें नहीं आई है, लेकिन 14 सीटों पे बीजेपी आगे है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पे आगे है। सीपीआई को 1 सीट और आरएलटीपी को 1 और भारतीय डीवीएसआईपी को 1 सीट। तो जी ये इस टाइम चल रहा है। वो भारत आदिवासी पार्टी है, उसको 1 सीट है आगे चल रही है। तो ये राजस्थान से भी जो ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन फिर भी ठीक है। बाकी में जो बेसिकली अगर आप देखें मोटा मोटा तो उत्तर प्रदेश में इनका, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में इनको बड़े बड़े झटके लग चुके हैं। यहीं से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। जहाँ से झटके लगने की उम्मीद नहीं थी वहाँ झटके लग गए, और जहाँ से थोड़ा बहुत गेन होने की उम्मीद थी वहाँ से गेन नहीं हुआ। ये है जी मोटी मोटी कहानी इस इलेक्शन के अंदर यही रहा। मुझे लग रहा है कि अब बीजेपी को बड़ा सोच समझ के, मतलब बीजेपी बोला था मोदी जी को बड़ा सोच समझ के अब अपना आगे कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है शायद ये उनका लास्ट टर्म हो सकता है। कहा तो ये जा रहा है कि वो आगे भी इलेक्शन लड़ेंगे, भगवान करे वो लड़े, लेकिन उनको इस बार सोचना पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास उन्होंने इस बार बात नहीं बोली। इसका मतलब है कि उनको भी समझ में आ गया कि वो जो एक छोटा पजामा बड़ा कुर्ता पहनेगा जो उसका तो वोट पड़ना नहीं है, तो उन्होंने वो कहना छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने इस बार जो जो बातें कही हैं कि मैं बड़े एक्शन लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, अब वो ले पाते या नहीं ले पाते ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तो कोalition की सरकार बन रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो एक और जो सामने चल के आई है कि अब इन लोगों का जिनके साथ ये कोalition में बैठेंगे इनका क्या एटीट्यूड रहेगा। क्या वो मोदी जी को ऐसे खुल के काम करने देंगे? तो क्या मोदी जी ने अब तक जो भी काम किए हैं क्या वो अब ऐसे हो पाएंगे? क्या उनके विकास का जो काम था वो उस पर ब्रेक लग जाएगी? ये सब बड़े बड़े सवाल हैं। भारत जो है बहुत अच्छी डायरेक्शन में चल रहा था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको एक ये ब्रेक तो लग गई है, और इस ब्रेक को लगाने में मैं कहूँगा जिम्मेदार हम लोग ही हैं, भारत के लोग ही हैं।
बिना किसी रीज़न के हम इस तरह के काम करते हैं। अब क्यों ऐसा हुआ इसका पूरा डिटेल एनालिसिस होगा, लेकिन आज के दिन ये खबर अच्छी नहीं है कि बीजेपी जो है वो एक मिली-जुली सरकार चलाएगी और अब वो डबल इंजन वाली बातें अब नहीं रही। अब मोदी साहब को जो है बड़ा स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा। अब क्या मोदी साहब मुसलमानों की तरफ जो वो एक इंडिकेशन दे रहे थे कि जो मुसलमानों की तरफ जो बीजेपी का रुख रहा है क्या वो चेंज होगा, और क्या वो हिंदू जो कि मोदी जी को आज भी सपोर्ट नहीं करते हैं क्या उनकी तरफ भी मोदी सरकार का अपना रुख बदल जाएगा? क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है वो तो अपने वोटर्स के लिए करती है, वो तो अगर पावर में आ गई वो तो हिंदुओं के प्राण निकाल लेगी, वो तो अपने जो वोट बैंक है उसके लिए काम करती है। बीजेपी ऐसा नहीं करती। बीजेपी को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि वो अब आगे कैसे चलना है ये उसको सोचना पड़ेगा। तो क्या वो जो हिंदू वोटर जो उनको वोट नहीं डालते, क्या बीजेपी अब उनको भी उनकी तरफ से भी मुंह मोड़ लेगी और अपने कोर वोट बैंक की तरफ आ जाएगी? ये अब तो मोदी साहब को ही सोचना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो सिचुएशन यही है कि जो हिंदू वोटर है जो कि बीजेपी के साथ खड़ा है वो तो खड़ा ही है, लेकिन जो बाकी जिनसे उम्मीदें लगा के बैठी थी बीजेपी, उन सब से कोई भी फ़ायदा बीजेपी को नहीं हुआ है। और ये जो सीटों का नुकसान हुआ है इसके पीछे क्या क्या रीज़न रहे हैं इनकी पूरी एनालिसिस में जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए बड़ा रीज़न यही है कि मोदी सरकार की एक कोलिशन, मोदी का जो थर्ड टर्म है वो एक कोलिशन सरकार के रूप में होगा। और क्या मोदी साहब अब उस जिसे कहते हैं उस कॉन्फिडेंस से उस जिसे कहते हैं रंगदारी जिसे कहते हैं वर्ड यूज़ किया जाता है, उस कॉन्फिडेंस से अपना ये टर्म कर पाएंगे जैसे उन्होंने पहले 2 टर्म किए हैं पूरे कर पाएंगे? ये अब देखने वाली बात होगी। कई लोगों के दिमाग में बहुत से सवाल हैं। शेयर मार्केट ऑलरेडी काफ़ी टूट के नीचे गिर चुका है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा। हरे कृष्णा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।